क्या आप जानते हो कि कंपनीज के पास आखिर पैसा आता कहां से है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं उनके। तो हे गाइस, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स कि हम लोगों की कंपनीज के पास आखिर पैसा आता कहां से है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सो विदाउट अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज जहां से हम लोगों की कंपनीज के पास पैसे आते हैं। पहला होता है आपका इंटरनल सोर्स, नेक्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। अब इन दोनों सोर्सेस के बारे में हम बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के अंदर हम कैसे पैसे रेज करते हैं। सो गाइस, जब हम इंटरनल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं ना, तो इंटरनल सोर्सेज आपके व्हेन कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज काफी चीपर होते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपकी कंपनी के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, इंटरनली ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंटरनल सोर्स की बात करें ना, तो आपका आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। यार, हमारे बिजनेस ने जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, सारे टैक्स वैक्स सब कुछ निकालने के बाद, ठीक है, तो जो भी हम लोगों का बेसिकली अब उसके बाद जो पैसा बचता है, हम उसी को ही वन ऑफ द सोर्स मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला पैसा अब आप एज अ डिविडेंड दे सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने ये वाले सेम पैसों को लगा सकते हो, या फिर आप रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस वे में हम लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि यार आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर तो आपका बिजनेस वैसे भी नहीं चल पाएगा, राइट। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा ऑपरेशन से ही पैसा आता है, और डेली ऑपरेशंस के लिए अगर हम लोगों का बिजनेस बेसिक अपने ऑपरेशंस भी अपने इस वाले फंड से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब जो उसके पास रेवेन्यू आ रहा है और उससे ही उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो फिर तो यार उस वाले बिजनेस का लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम जो हम लोगों का पॉइंट होता है ना, हम लोगों को ये टीसी इक्वल टू टीआर वो वाले कर्व्स पता है, राइट। अगर वो उस वाले पॉइंट को भी अचीव नहीं कर पा रहा है, एआर इक्वल टू एसी वाला, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, अगर उस वाले कर्व को भी वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का बिजनेस लॉन्ग टर्म में क्या थोड़े ही टाइम में बहुत जल्दी शट डाउन होने वाला है, क्योंकि हमको पता है जब भी एवरेज कॉस्ट हमारी ज्यादा हो जाती है, एवरेज रेवेन्यू से हमको शट डाउन करना पड़ जाता है बिजनेस, है ना। तो ये वाली चीज रहती है गाइस। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर ना नॉर्मली हम लोग डिविडेंड कभी भी ऐड नहीं करते। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है नेट इनकम प्लस द डेप्रिसिएशन माइनस द डिविडेंड्स। नेक्स्ट हम लोगों का सोर्स होता है अकाउंट्स पेएबल। अब आप सोचोगे कि यार अकाउंट्स पेएबल कैसे हम लोगों का एक सोर्स हो गया। सिंपल यार, आपका जो क्रेडिट पीरियड लेट्स से 25 डेज था, अगर आप उसको 30 डेज कर दो, कहने का मतलब आप जो पेमेंट्स 25 डेज में करते थे, अब आप उसको 30 डेज के अंदर पेमेंट करोगे, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा 5 दिन के लिए पैसा बच गया, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हो, राइट। तो ये वाली चीज को हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। तो अगर आप अपना थोड़ा सा क्रेडिट लिमिट पीरियड अपने जो भी आपके क्रेडिटर्स है उनके साथ थोड़ा चेंज करवा सकते हो, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है, तो हम इसको ड्रैग ऑन लिक्विडिटी और पुल ऑन लिक्विडिटी भी बोलते हैं। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा और अच्छे से भी बात करेंगे, बट आई होप आपको अकाउंट्स पेएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब हम अकाउंट्स पेएबल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली साथ में हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी आ जाता है। अभी अकाउंट्स रिसीवेबल्स यहाँ पे क्यों आ रहा है यार? अकाउंट्स रिसीवेबल्स सिंपल, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को उधारी पे अपना सामान दे रखा है, ठीक है, हमने उनसे पैसे नहीं लिए, सामान दे दिया है, ठीक है, तो अभी क्या है, हमको पैसे हम लोगों के मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, इसी चीज को हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। जब वो मेरे को पैसे मिल जाएंगे तो मेरे पैसे हैं, फिर वो मेरा इंटरनल सोर्स हो गया, तो इसीलिए हम लोगों का अकाउंट्स रिसीवेबल भी इंटरनल सोर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है आपका इन्वेंट्री एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखो यार, आप लोगों के पास जो भी आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है, जो भी आपके पास फिनिश्ड गुड्स हैं आपके पास, या फिर आपकी जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल है रॉ फॉर्मेट में, वो सब आप लोगों के एक तरह के एसेट्स हैं। वो अभी जाके पूरे के पूरे प्रोसेस होने के बाद, पूरी की पूरी साइकिल होने के बाद आप लोगों को कैश जनरेट करके देने वाले हैं, राइट। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो सिक्योरिटीज होती हैं, आप जिसको कभी भी सेल करके पैसे निकाल सकते हो, राइट। वो बहुत ज्यादा लिक्विड होती है वैसे भी। तो इस वे में आपको पता चल गया कि हम लोगों के पास इंटरनल सोर्सेज के अंदर ये वाली चीजें रहती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। अब एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आता है, कैपिटल मार्केट्स आता है और अदर्स आता है। अब चलो सबको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, द फर्स्ट वन विच कम्स अप इज अनकमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। अभी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं।
लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली आप बैंक से लोन मांग रहे हो, लेकिन इसके आगे अनकमिटेड आ गया है। अनकमिटेड का मतलब अगर सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसे कि हम सोच रहे हैं, ये वाला क्रेडिट आपका कैंसिल कभी भी किया जा सकता है। अनकमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, तो ये बेसिकली ना एकदम श्योर वाला क्रेडिट नहीं है, पर ये एक तरह का आपका एक्सटर्नल सोर्स बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, सिंपल, जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ यार ये वाला लोन तो मेरा पास ऑन हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट होता है आपका रिवॉल्विंग क्रेडिट। यार इसका मतलब ये है कि एक बार ना आपका क्रेडिट टाइम पीरियड खत्म हो गया, आप उसको दोबारा रिन्यू करा सकते हो। लेट्स से 1 ईयर में आपका अमाउंट था जो आपको पे करना था बैंक को, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने क्या किया, उसको 1 ईयर की जगह अपना टाइम पीरियड अब दोबारा बढ़ा दिया, 1 ईयर की जगह 2 ईयर कर दिया, तो रिवॉल्व हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं हम रिवॉल्विंग क्रेडिट पीरियड। नेक्स्ट होता है आपका सिक्योर्ड लोन्स। अब यार सिक्योर्ड लोन्स में जो सिक्योर्ड वर्ड आ रहा है, मतलब आप किसी चीज को दे रहे हो कि वो आपकी सिक्योरिटी को गारंटी कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लैंड खरीदने का सोच रहे हो, ठीक है, पर आपके पास पैसे नहीं है, आपने क्या किया, लैंड को एज ए कोलैटरल दे दिया और फिर आपने पैसे रेज कर लिया। ऐसे हमारा बिजनेस भी कर सकता है, इसी चीज को ही हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन्स। अब हम लोग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करें तो यार आपका ऑब्वियसली सिक्योर्ड लोन थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको व्हेन कंपेयर्ड टू द अनसिक्योर्ड वन, राइट, क्योंकि आप इधर कुछ कोलैटरल दे रहे हो। अगर आप बाय नेचर पेमेंट नहीं भी कर पाए तो बैंक के पास आपके वो वाला एसेट रहेगा, उसको वो बेच के पैसे कमा सकती है, बट अनसिक्योर्ड में कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास, राइट। तो ये वाला जो आपका लोन होता है ना, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता मिलता है आपको। तो ये वाला जो आपका लोन होता है ना, कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है आपको। नेक्स्ट होता है फैक्टरिंग। यार ये फैक्टरिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आपके पास बहुत सारे रिसीवेबल्स हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, ठीक है। अब यार आपको उस वाले रिसीवेबल्स के आने तक का वेट करना पड़ेगा। लेट्स से आपको आज पैसे चाहिए, पर आपका जो क्रेडिट पीरियड है, जो आपके डेटर्स है, वो आपको 40 डेज के अंदर पे करने वाले हैं। यार अब आप 40 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसे आज चाहिए। आप क्या करोगे, फैक्टरिंग एजेंसी के पास जाओगे, आप अपने सारे रिसीवेबल्स दे दोगे, बोलोगे कि यार ये लो रिसीवेबल्स, इन लोगों से पैसे ले लेना। और फिर रिसीवेबल एजेंसी क्या करेगी, लेट्स से आपको 40,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, वो अपना कमीशन वमीशन काट के आपको 35,000 अप हैंड दे देगी और बोलेगी कि 5,000 हम लोगों का कमीशन हो गया इस वे में, क्योंकि वो भी तो एक तरह की रिस्क ले रहे हैं ना। मान लो उनके डेटर्स ने पे नहीं किया, फिर है ना, तो वो वाली रिस्क के लिए वो थोड़ा अमाउंट ले लेंगे। लेट्स से आपको 99% या 98% दे देंगे और 2% अपना कमीशन वमीशन लेके फिर उसके बाद ऐसा कर दिया जाएगा। तो इस वे में हम लोगों की फैक्टरिंग एजेंसीज काम में आती है। तो हम लोगों के बिल्स रिसीवेबल्स एज एन एसेट वर्क करते हैं और हम लोगों को उसके लिए पेमेंट जल्दी मिल जाती है।